तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जो असल में भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। देखिए, ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जहां एक तरफ अपार आर्थिक संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां। इस पूरे प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा है और इसके विरोधाभास इतने गहरे हैं कि इसे गहराई से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 पहलुओं पर बात करेंगे। भारत का ये नया मेगा प्रोजेक्ट, ग्लोबल समुद्री व्यापार में आने वाला बदलाव, एक 3 जोन वाले आधुनिक महानगर की योजना, वाणिज्य और पर्यटन के अवसर, इसकी भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, और अंत में इसकी पारिस्थितिक और मानवीय लागत। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का अगला मेगा प्रोजेक्ट। एक बेहद शांत और सुदूर इलाके को एक हाईटेक फाइनेंशियल हब में बदलने का सरकार का ये कदम वाकई अभूतपूर्व है। सोचिए, भारत के नक्शे पर एक नया हांगकांग बसाने की तैयारी हो रही है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, एक घने जंगल के बीचों बीच कोई फाइनेंशियल हब क्यों बनाएगा? मतलब आज की तारीख में ये 836 द्वीपों का एक ऐसा समूह है जहां 805 द्वीप पूरी तरह से वीरान और घने जंगलों से घिरे हैं। एक ऐसे एकदम अछूते इकोसिस्टम में एक अल्ट्रा मॉडर्न मेगासिटी बनाने का आइडिया सुनने में थोड़ा अजीब और बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना? और इस सपने को हकीकत में बदलने की कीमत क्या है? पूरे 75,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये आंकड़ा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूरे राज्य की कुल जीडीपी का लगभग दुगना है। सरकार इतनी बड़ी पूंजी एक सुदूर द्वीप पर लगा रही है जो अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत को चीख-चीख कर बता रहा है। और अगर हम आज की सच्चाई और कल के विजन को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हमारे पास आज के निर्जन द्वीप हैं, घने जंगल हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए सेंटिनलीज जैसे आदिवासी समूह हैं जो आज भी तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ विजन है एक अल्ट्रा मॉडर्न मेगा सिटी का, जिसमें एरोसिटी, मेडिसिटी और बड़े-बड़े थीम पार्क्स होंगे। ये सच में एक पूरी तरह से अछूती दुनिया को एक फ्यूचरिस्टिक शहर में बदलने की कल्पना है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक समुद्री व्यापार में बदलाव। ये सारा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक चमकता हुआ शहर बनाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के गेम को बदलने का एक बहुत बड़ा सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिक है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है ये 90% का विशाल हिस्सा। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का 90% तेल व्यापार सिर्फ और सिर्फ इसी हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है? बिल्कुल, और इस रूट के एकदम सेंटर में स्थित है गैलेथिया बे। इसे एक रणनीतिक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करना इस पूरे महाप्रोजेक्ट का सबसे गेम चेंजिंग हिस्सा है। इसके लॉजिस्टिक फायदों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गैलेथिया बे बिल्कुल सेंटर में है। आज जब चीन से कोई जहाज ओमान के लिए निकलता है तो उसे श्रीलंका के कोलंबो या मलेशिया के पोर्ट क्लैंग तक जाने के लिए एक लंबा और महंगा भटकाव लेना पड़ता है। इस नए हब के बनने से जहाज़ों को यह भटकाव नहीं करना पड़ेगा। अनुमान है कि इससे ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट में सीधा 15% की कमी आएगी। लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए इसका मतलब है हर दिन लगभग $30,000 तक की बचत। और इस शानदार लोकेशन का फायदा न उठाने की कीमत हम क्या चुका रहे हैं? $180 मिलियन। रणनीतिक रूप से इतनी बेहतरीन जगह होने के बावजूद गैलेथिया बे का उपयोग न करने की वजह से भारत को हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी देश अपने छोटे पोर्ट से लगातार मुनाफा कमा रहे हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, एक 3 जोन आधुनिक महानगर। इस अपार आर्थिक क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए लिटिल अंडमान को बिल्कुल जीरो से विकसित करने की योजना है। आइए देखते हैं कि इस नए आधुनिक शहर का मास्टर प्लान आखिर दिखता कैसा है। ये मास्टर प्लान शहर को बहुत ही तार्किक तरीके से 3 अलग-अलग जोन्स में बांटता है। दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में हम अक्सर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल और रिहायशी इलाके आपस में मिल जाते हैं ना, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जोन 1 पूरी तरह से एरोसिटी और बड़े फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिजर्व होगा। जोन 2 का पूरा फोकस लेजर और टूरिज्म पर होगा, और जोन 3 इसे पूरी तरह से एक संरक्षित इकोलॉजिकल स्पेस के रूप में छोड़ दिया जाएगा। ये क्लियर डिवीजन सुनिश्चित करता है कि विकास व्यवस्थित हो और शहर बेतरतीब ना फैले। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, वाणिज्य और पर्यटन के अवसर।
इस बेहतरीन प्लानिंग के साथ आइए उन कमर्शियल और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र डालते हैं जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को यहाँ खींच लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। अब चूंकि ये जगह मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है, तो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज का होना तो मस्ट है। यहाँ दुबई के 2002 वाले बेहद सफल मेडिकल टूरिज्म मॉडल को कॉपी किया जा रहा है। सबसे पहले एक अत्याधुनिक कोर अस्पताल बनेगा, फिर उसके आसपास की पूरी जमीन केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। और गेम चेंजर ये है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसे 0% टैक्स जोन बना दिया जाएगा। और टूरिज्म को बूस्ट करने की जो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है वो तो और भी गजब है। जोन 2 में मालदीव या थाईलैंड की तर्ज पर यूनिवर्सल स्टूडियोज और डिज्नीलैंड जैसे बड़े थीम पार्क्स बनाने की योजना है। साथ ही एक कैसीनो स्ट्रिप का भी निर्माण होगा। यहाँ ये याद रखना दिलचस्प है कि हांगकांग की आधी जीडीपी इसी कैसीनो और जुआ उद्योग से आती है। इसके अलावा समुंदर किनारे एक विशाल फिल्म और म्यूजिक स्टूडियो सिटी भी विकसित की जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को अट्रैक्ट करेगी। अब रुख करते हैं 5वें खंड का, भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। अर्थशास्त्र और टूरिज्म से थोड़ा बाहर निकलकर चीजों को बड़े पैमाने पर देखते हैं। सच कहूं तो ये पूरा इलाका सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय रक्षा और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बेहद गंभीर मामला है। यहाँ ब्लू वाटर डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है खुले समुद्र में अपनी नौसैनिक ताकत का रणनीतिक इस्तेमाल करके ग्लोबल इकोनॉमिक नेगोशिएशंस को प्रभावित करना। याद है जब 2020 में गलवान में स्थिति तनावपूर्ण थी, तब भारतीय नौसेना ने मलक्का जलडमरू मध्य के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। इस एक छोटे से कदम ने इतना बड़ा आर्थिक दबाव बना दिया कि कूटनीतिक बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बॉटलनेक मलक्का जलडमरू के बिल्कुल मुहाने पर बैठे हैं। इस चोक पॉइंट का कंट्रोल होने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है हिंद महासागर में एक्टिव किसी भी राइवल ग्लोबल सुपर पावर पर एक सीधा और बहुत बड़ा एडवांटेज। जो यहां कंट्रोल रखता है उसका पूरे ग्लोबल ट्रेड पर एक भारी लीवरेज होता है। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखने से सरकार का नजरिया एकदम क्लियर हो जाता है। 1962 के युद्ध में हमने अक्साई चिन का 3800 वर्ग किलोमीटर हिस्सा सिर्फ इसलिए खो लिया क्योंकि वो इलाका वीरान था, वहां कोई रहता नहीं था। फिर 2020 के गलवान क्लैश ने हमें दिखाया कि नेवल पोजीशनिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी रणनीतिक सीमाओं को खाली छोड़ना एक तरह से विदेशियों को सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन का न्योता देना है। और ठीक यही वजह है कि इस क्षेत्र को आबाद करने और डेवलप करने की इतनी अर्जेंट जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी खंड पर, पारिस्थितिक और मानव लागत। देखिए, रणनीतिक और आर्थिक जरूरतें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इस विकास की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए इस मेगा प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल और ह्यूमन इम्पैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़ा विकास की एक बेहद क्रूर सच्चाई को हमारे सामने लाकर रख देता है। 24.4 लाख। जी हां, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतने विशाल पैमाने पर पेड़ों को काटे जाने की योजना है। सोचिए, लगभग 25 लाख पेड़। इस तर्क के विनाश को देखते हुए ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट को इकोसाइड यानी सीधे सीधे प्रकृति के नरसंहार का नाम दे दिया है। और ये तबाही सिर्फ पेड़ काटने तक ही सीमित नहीं है। लिटिल अंडमान के 95% सदाबहार जंगल खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा असर पड़ेगा उन लुप्तप्राय जाइंट लेदर बैग समुद्री कछुओं पर जो दुनिया भर से यहां अंडे देने आते हैं। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ओंगे और शोमपेन जैसे संरक्षित आदिवासी समूह जो पीढ़ियों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं, उन्हें अपनी ही जगह से विस्थापित होना पड़ेगा। उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में हमारे सामने ये बैलेंस्ड लेजर या संतुलित बहीखाता उभर कर आता है। एक तरफ हमारे पास $1 ट्रिलियन के व्यापार हब, भू राजनीतिक प्रभुत्व और ब्लू वाटर डिप्लोमेसी जैसी ऐसी रणनीतिक ज़रूरतें हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कभी न वापस आने वाली जैव विविधता का नुकसान, आदिवासियों का अपनी ज़मीन से उजड़ना और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई जैसी बेहद कठोर पर्यावरणीय सच्चाइयाँ भी हैं। और बस यही बात हमें इस अंतिम और सबसे गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है।
क्या वाकई एक तरफ इतने अग्रेसिव आर्थिक और रणनीतिक विकास और दूसरी तरफ इतने नाजुक इकोसिस्टम के संरक्षण के बीच कोई असल बैलेंस बनाया जा सकता है? आधुनिक राष्ट्र निर्माण की इस बेहद पेचीदा सच्चाई के बारे में आपका क्या सोचना है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।